जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बेसिकली आज से हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में एंटर कर रहे हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं वो मैग्नेटिज्म के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे, जिनमें हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में समझेंगे, बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम बायो-सेवर्ट लॉ को अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं स्ट्रेट वायर का, फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का। क्लियर? स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, ऑलरेडी आपने स्टार्टिंग में यानी कि चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है, फर्क केवल इतना है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता था दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्जेस, और आपने उस चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जब चार्ज मूवेबल होता है, यानी कि जब डायनेमिक चार्ज की हम बात करते हैं तो डायनेमिक चार्ज कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। तो वो स्टैटिक चार्ज की बात थी, अब हम बात डायनेमिक चार्ज की कर रहे हैं, और डायनेमिक चार्ज का मतलब करंट भी होता है, तो हम यहाँ पे बात करंट की भी करेंगे। तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? एक बहुत कॉमन सा एक्सपीरियंस आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि सपोज आपके पास दो मैग्नेट हैं, एक मैग्नेट आपने इस टाइप से रखी हुई है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। एक दूसरी मैग्नेट है आपके पास, आपने दूसरी मैग्नेट को इसके पास रखा हुआ है, एंड यू विल नो two magnets will apply force on each other, two magnetic poles will apply force on each other, यानी कि दो मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर, इफ दे आर सेम पोल्स देन दे विल रिपेल, एंड इफ दे आर अपोजिट पोल्स देन दे विल अट्रैक्ट। ये तो कॉमन सी बात है। हमने ये भी एक्सपीरियंस किया है, क्या एक्सपीरियंस किया कॉमनली, कि ये दो मैग्नेट हैं, इनमें से अगर ये सेकंड वाली जो मैग्नेट है, ये मान लीजिए फर्स्ट मैग्नेट है, ये सेकंड मैग्नेट है, आप सेकंड मैग्नेट को फर्स्ट मैग्नेट के पास लाइए। तो पास लाने पे क्या होता है, जब हम सेकंड वाली मैग्नेट को फर्स्ट मैग्नेट के पास लाते हैं देन द फोर्स वर्किंग बिटवीन दीज टू मैग्नेट्स विल इंक्रीज। ये हमने एक्सपीरियंस किया है। और जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं, तो फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जितना हम दूर ले जाते जाएंगे फोर्स कम होता जाएगा, और एक डेफिनेट रेंज के बाद ऐसा भी होता है कि फोर्स वर्क करना बंद कर देता है, फोर्स जीरो हो जाता है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट तो हमको समझ में आ जाता है कि जब भी हम बात मैग्नेट की करते हैं तो मैग्नेट का जो इफेक्ट है या मैग्नेट का जो फोर्स है वो एक डेफिनेट रेंज तक, एक डेफिनेट स्पेस में ही वर्क करता है, एक लिमिटेड रेंज में ही वर्क करता है। उसी लिमिटेड रेंज या स्पेस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहां पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, यानी कि जहां तक चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकता है दैट रेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक वैसे ही इस मैग्नेट की भी हम बात करते हैं कि सेकंड वाले मैग्नेट को जब हम दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, फोर्स कम होता जाएगा, और एक डेफिनेट रेंज के बाहर जैसे ही ये मैग्नेट जाएगा इस पे फोर्स वर्क करना बंद हो जाएगा, यानी कि फोर्स इतना नेग्लिजिबल हो जाएगा कि हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, हम उसको जीरो कंसीडर कर लेंगे। दैट मीन्स इसका जो फोर्स था वो एक लिमिटेड रेंज में, एक लिमिटेड स्पेस में वर्क करता है, उसी लिमिटेड रेंज या उसी लिमिटेड स्पेस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? हम इसको डिफाइन क्या करते हैं, ए रीजन ऑफ स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर और ए परमानेंट मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। किसी भी मैग्नेट या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, अभी हम यहाँ पे इसकी भी बात करेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर वर्ड हमने क्यों यूज किया। किसी भी मैग्नेट या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस जहां पे उसका मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है या जहां तक उसका फोर्स वर्क करता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब मान लीजिए जैसे ये एक मैग्नेट है, ठीक, ये इसके पोल्स हैं। अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, हम ये मान दें कि सपोज इसका मैग्नेटिक फील्ड इतने रीजन में है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी अगर हम अलग अलग पॉइंट पे बात करते हैं तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग होगा, यानी कि अगर आप इस पॉइंट पे बात करते हो 1, 2 और 3, तीनों पॉइंट पे अगर आप फोर्स को एक्सपीरियंस करोगे, तीनों ही पॉइंट क्या है,
फील्ड के अंदर हैं, बट तीनों ही पॉइंट पे वर्क करने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। दैट मीन्स हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसकी स्ट्रेंथ सेम नहीं होने वाली। क्या होगी सेम, बोलिए, नहीं होगी ना। तो जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम नहीं होती थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम नहीं होगी। अब यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिनोट करने के लिए एक क्वांटिटी या एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि ये फोर्स पे डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका सिंबल क्या हो जाता है, इसका सिंबल होगा आपका बी वेक्टर। क्लियर। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर at any point the strength of magnetic field is denoted by a quantity that is called magnetic flux density, and it is a vector quantity that is given by the symbol b vector। और इसके अलावा इसका जो यूनिट होगा b वेक्टर का वो होता है आपका टेस्ला। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका यूनिट क्या होगा, टेस्ला। ठीक, ये तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। हमने ये भी पढ़ा, स्टार्टिंग में भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, और अभी भी हमने आपको बताया कि चार्जेस दो स्टेट में पॉसिबल हैं, रेस्ट में भी होते हैं चार्ज और मूवेबल भी होते हैं। जो चार्ज रेस्ट में होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, मूवेबल चार्ज क्या होता है, करंट या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि जब हम बात इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए। फैक्ट्स में नंबर 1 अगर हम बात करते हैं, ए करंट कैरिंग वायर डज नॉट प्रोड्यूसेस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग स्पेस। याद रखिए, जब किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है या किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होता है तो वो अपने सराउंडिंग में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि कंडक्टर में करंट के फ्लो होने का मतलब क्या है, चार्जेस विल मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ कंडक्टर टू अनदर एंड, बट द नेट चार्ज और द ओवरऑल चार्ज ऑन द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। नेट चार्ज कितना रहता है ऑन द कंडक्टर, जीरो रहता है। चार्जेस केवल एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करते हैं, चार्जेस की एक्सेस या डिफिशियंसी नहीं होती। ओवरऑल कंडक्टर का चार्ज कितना रहता है, जीरो रहता है। दैट्स व्हाई करंट कैरिंग कंडक्टर डू नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। क्लियर। आगे क्या दिया है, बिकॉज इट रिमेन्स न्यूट्रल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है। सेकंड क्या फैक्ट है, a static charge is a source of electric field only while a moving charge is a source of both electric and magnetic field। static charges जो आपके थे वो केवल और केवल किसे प्रोड्यूस करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को, जबकि जब हम मूवेबल चार्जेस की बात करते हैं दे कैन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। वो दोनों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी। थर्ड फैक्ट क्या मालूम होना चाहिए हमको, an electric charge always experiences a force in an electric field whether the charge is in motion or stationary। जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, चाहे चार्ज आपका स्टैटिक हो या चार्ज आपका मूवेबल हो। जबकि हम मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में केवल और केवल मूवेबल चार्ज ही फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, स्टैटिक चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते। ये भी बात आगे हम समझेंगे कि मूवेबल चार्ज पे ही क्यों फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में हर टाइप के चार्ज पे फोर्स लगता है, चाहे चार्ज आपका स्टैटिक हो चाहे चार्ज आपका डायनामिक हो, मूवेबल हो। क्लियर है। तो इन चीजों को हमें याद रखना है आगे भी, क्योंकि कई बार हमारे मन में डाउट ये भी आ जाता है कि करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, तो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए, क्योंकि एक एंड पे डिफिशियंसी हो गई दूसरे एंड पे एक्सेस हो गया, ऐसा नहीं है। द नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, दैट मीन्स कंडक्टर न्यूट्रल ही रहता है, तो सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक, अभी हमने जैसे बात करी कि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, हमने दो वर्ड यूज किए थे, एक था परमानेंट मैग्नेट
और एक था करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हमने यहाँ पे क्यों यूज किया, कोई है आइडिया? ओके ठीक है, ऑलरेडी क्लास 10th में क्या हमने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि whenever current is passed through any conductor it will behave like a magnet। क्या बोलते थे हम इस एक्सपेरिमेंट को, क्या बोलते थे जी, इट इज कॉल्ड ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, इट इज कॉल्ड ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट है क्या? बेसिकली इट इज एन एक्सपेरिमेंट दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक नेचर ऑफ करंट, करंट के मैग्नेटिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि इट इज द एक्सपेरिमेंट दैट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। किससे रिलेटेड है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंटली हुआ, ठीक है। ऑस्टर्ड जो थे साइंटिस्ट, उनका पहले से कोई विजन नहीं था कि उनको मैग्नेट के बारे में कोई रिसर्च करनी है। वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और इलेक्ट्रिकल सर्किट पे करंट के बारे में कुछ स्टडी कर रहे थे, और अचानक से उनके का ध्यान जब गया उनकी टेबल पे, जहां पे उन्होंने सर्किट डिजाइन कर रखा था, सर्किट के बगल से कोई मैग्नेटिक कंपास रखा होगा, तो जब उन्होंने सर्किट में करंट फ्लो करा रहे थे, ऑन ऑफ जब वो बार बार कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जब सर्किट में करंट ऑन या ऑफ करते हैं तो जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन होता है, और उस डिफ्लेक्शन को देख के उनके मन में ख्याल आया कि हो ना हो, कहीं ना कहीं अगर कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस हो रहा है? जब वो सर्किट में करंट फ्लो करा रहे थे। तो उनके मन में एक विचार आया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसी को चेक करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया दैट इज नोन एज ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने एक कंडक्टर लिया इस टाइप से, मान लीजिए ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं एक सेल से या एक बैटरी से, ठीक, कनेक्ट किया, ठीक, कनेक्ट, कंडक्टर हमने ले लिया एक्स वाई। जब कंडक्टर को कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद हमने इसके पास एक मैग्नेटिक कंपास रखा, मैग्नेटिक कंपास या जिसको मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं, जब हमने इसके पास रखा, उन्होंने रखा, तो उन्होंने क्या देखा कि अगर सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, देन दो स्टेप में ये एक्सपेरिमेंट था। क्या था? फर्स्ट, व्हेन ही विल कनेक्ट द कंडक्टर टू ए बैटरी or a cell, when no current will pass through the conductor, then he will notice that there is no deflection in the compass placed near to it। जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, और उन्होंने इसके पास एक कंपास रखा हुआ था, तो उन्होंने क्या देखा कि ये कंपास जब पास में रखा है और कोई करंट अगर सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा, तो इस कंपास में भी कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? बाद में उन्होंने क्या किया, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। बाद में उन्होंने क्या किया, जब इसी कंडक्टर को या इसी सर्किट में, जैसे ये हमने कंडक्टर लिया हुआ था, हम इसी कंडक्टर की बात करते हैं, ये मान लीजिए कंडक्टर है और इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक। अब इसमें देखो, अभी क्या था, हमने अभी इसमें करंट पास नहीं कराया था, लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें करंट पास कराएंगे, यानी कि ये जो आपका था, ये अगर हम कनेक्ट कर दें, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे वैसे ही क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, और जब इसमें करंट फ्लो होगा तो जैसे ही ये जो कंपास इसके पास रखी है, तो सेकंड स्टेप क्या था उनके एक्सपेरिमेंट का, व्हेन ही विल ऑन द स्विच, स्विच ऑन किया एंड अलाउड द करंट टू पास थ्रू द कंडक्टर, देन ही विल नोटिस दैट द कंपास प्लेस्ड नियर टू इट विल डिफ्लेक्ट। जैसे ही उन्होंने इसको रखा और उन्होंने देखा कि कंपास जब इसके पास रखा हुआ है, जैसे ही करंट पास हुआ सर्किट में, तो सर्किट में करंट पास होने पे क्या हुआ, ये जो कंपास था इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। कंपास में डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है? कंपास में डिफ्लेक्शन होने का सीधा सीधा मतलब है कि कंपास तभी डिफ्लेक्ट करता है जब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू ऑब्जर्वेशंस, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है उनके? पहला, when no current is passing through the conductor then there is no deflection in the compass,
एंड व्हेन ही विल पास द करंट थ्रू द कंडक्टर देन ही विल नोटिस सम डिफ्लेक्शन। तो उन्होंने डिफ्लेक्शन को भी नोटिस किया। दैट मीन्स जैसे ही करंट पास हुआ कंपास डिफ्लेक्ट हुई। डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि करंट को पास कराने पे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू ऑब्जर्वेशंस ही विल कंक्लूड दैट whenever current is passed through any conductor it will behave like a magnet or it will produce magnetic field around it. The phenomena of production of magnetic field by passing current through any conductor is called electromagnetism. तो यहां से कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। सिंपल सी बात है कि जब कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने पे क्या होता है, इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट एंड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और इसी मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन के इसी मेथड को हम बोलते हैं, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर? तो जैसे ही करंट पास हुआ तो करंट पास होने पे क्या होगा, कंपास में डिफ्लेक्शन होगा, और कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ मतलब इन्होंने देखा कि जो कंपास था वो ऐसा न होके आपका डिफ्लेक्ट कर गया इधर की तरफ। ठीक है, कंपास में डिफ्लेक्शन हो गया। अब इसी में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन और देखा, क्या? व्हेन ही विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट और इन द कंडक्टर देन ही विल ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज आल्सो चेंज्ड। यानी कि एक बात तो ये था कि जब करंट को उन्होंने देखा कि करंट पास करा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन हो रहा, यानी कि करंट पास कराने पे ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दूसरा उन्होंने ये भी देखा कि जब करंट की डायरेक्शन को उन्होंने रिवर्स किया तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने पे क्या हुआ कि डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन थी वो भी चेंज हो गई। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की जो पोलरिटी होगी वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अब यहां तक तो कोई इशू नहीं था कि मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट हमको मिल गया। क्या कॉन्सेप्ट मिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का? कि जब हम कंडक्टर में करंट पास कराएंगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा एंड इट विल दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब बात यहां पे ये आती है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है किसी डेफिनेट अमाउंट का, किसी डेफिनेट स्ट्रेंथ का, तो हमें किस किस फैक्टर पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नीट्यूड था उससे रिलेटेड जो स्टडी किया दैट इज डन बाय टू साइंटिस्ट, बायो एंड सेवर्ट। मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट है उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया बायो और सेवर्ट ने। क्या एक्सपेरिमेंट था बायो और सेवर्ट का? अगर हम बायो सेवर्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं या बायो सेवर्ट लॉ की बात करते हैं तो बायो सेवर्ट लॉ बेसिकली है क्या कि इट इज यूज्ड टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए हम जिस लॉ को यूज करते हैं दैट लॉ इज कॉल्ड बायो सेवर्ट लॉ। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए हम जिस लॉ का यूज करते हैं दैट लॉ इज कॉल्ड बायो सेवर्ट लॉ। क्या है ये लॉ? कि सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हम करंट पास कराते हैं आई, और मान लीजिए ये एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे अगर हम ये बात करें कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, तो कई फैक्टर्स होंगे जिन पे ये चेंज डिपेंड करेगा। और वो कौन कौन से फैक्टर्स थे, उन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके एक लॉ बनाया दैट इज नोन एज बायो सेवर्ट लॉ। क्या है बायो सेवर्ट लॉ? अकॉर्डिंग टू द बायो सेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट P डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? अब उसके लिए देखिए, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, हमने ये कंडक्टर ले लिया, ठीक, इस कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराते हैं। सपोज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर इज आई। कितना करंट पास हो रहा है इसमें? आई करंट पास हो रहा है। सपोज वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P दैट इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अब देखिए पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड अगर आप फाइंड करना चाह रहे हो तो एक बार में तो पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड कर नहीं सकते। इसके लिए हम करते क्या है, लेट अस कंसीडर
एन स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस वायर, हम इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, दैट इज ऑफ लेंथ एल, डीएल। डीएल लेंथ का हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस एलिमेंट, एंड वी नो द डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट इज आर एंड द एंगल इज थीटा। मान लीजिए जिस पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू द करंट एलिमेंट, उसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट पी की एलिमेंट से डिस्टेंस कितनी है, आर, एंड द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज थीटा। करंट की डायरेक्शन और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक, सारे स्पेसिफिकेशंस होगा। अब अकॉर्डिंग टू द बायो-सैवर्ट, द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू द करंट एलिमेंट विल डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर हैं? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के इन द एलिमेंट। वो तो सिंपल सी बात है, करंट आप जितना ज्यादा पास कराओगे एलिमेंट से, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। करंट जितना कम फ्लो कराओगे, मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। करंट ऑफ कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो पहला फैक्टर तो सबको मालूम है कि करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मींस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड फैक्टर क्या है जिस पे ये डिपेंड करता है? सेकंड इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट। दैट मींस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एलिमेंट। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू करंट एलिमेंट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एलिमेंट की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? थर्ड फैक्टर क्या है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। दैट मींस द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल between the direction of current and the line joining the point to the element। करंट की डायरेक्शन और जो लाइन ज्वाइन कर रही है एलिमेंट को, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा, उस एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड द लास्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहां पे बात समझ लीजिए, क्लास 11 से आप पढ़ते आए हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, ये दोनों फील्ड क्या करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है? कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड करंट एलिमेंट। पॉइंट और करंट एलिमेंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देख लीजिए, ये 4 फैक्टर्स है जिन पे ये डिपेंड करता है। अगर हम इन सारे फैक्टर्स से बात करें फ्रॉम एबव रिलेशंस, अगर हम इन सारे रिलेशंस को यूज करें तो सारे रिलेशंस को यूज करके हमको एक कॉमन इक्वेशन क्या मिल जाएगी? dv इज इक्वल dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से देखिए, एज यू नो, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने पे हमेशा इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आता है, और यहां पर भी वही होगा कि इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आएगा, एंड वी विल फाइंड dv इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देख लीजिए, यहां पे एक कांस्टेंट आ गया। ठीक है, क्या कांस्टेंट आया है? म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो अब यहां पे ये भी देख लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई यहां पे एक कांस्टेंट आया है। अब ये म्यू नॉट बाई 4 पाई है क्या? इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि म्यू नॉट बाई 4 पाई यहां पे आ रहा है, तो यहां पे बहुत क्लियरली हमको समझना पड़ेगा कि ये जो आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई है, इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 10 टू द पावर -7। क्या वैल्यू होगी इसकी? 10 टू द पावर -7 वैल्यू होती है, एंड इट्स यूनिट इज टेस्ला इनटू मीटर पर एम्पियर। ठीक, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में हम बात करते थे तो कांस्टेंट आता था 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या आया म्यू नॉट बाई 4 पाई, वैल्यू कितनी है 10 टू दी पावर -7। ठीक, अब यहाँ पे फिर से वही बात आ जाती है कि हमने सॉल्व तो पूरा कर लिया बट म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, तो देखो म्यू नॉट एक कांस्टेंट है दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक नेचर ऑफ मटेरियल, किसी भी मीडियम के या किसी भी मटेरियल के मैग्नेटिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट इज नॉन एज, यहाँ पे भी जो आपका म्यू नॉट है इट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, इट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या बोलते हैं हम इसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर इसकी वैल्यू की आपसे बात करी जाएगी तो वैल्यू तो आप ऑलरेडी फाइंड कर ही सकते हो, म्यू नॉट इज इक्वल क्या होगा 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, क्लियर, ये वैल्यू हो जाएगी। तो देख लीजिए सेम उसी टाइप से है जैसा हमने क्या पढ़ा था, कूलाम्स लॉ पढ़ रखा था पीछे, जो रोल इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलाम्स लॉ का था ठीक वही रोल बायो सेवर्ट लॉ का मैग्नेटिक फील्ड में है। कांस्टेंट हमको मिला म्यू नॉट बाई 4 पाई, हमने ये फाइंड कर लिया, वैल्यू इसकी 10 टू दी पावर -7, म्यू नॉट क्या है, इट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बात आती है कि ये परमिएबिलिटी क्या है। सिंपली परमिएबिलिटी किसी भी मीडियम का मैग्नेटिक नेचर है कि मैग्नेटिक फील्ड की के लिए वो कितना कंडक्टिव है, मैग्नेटिक फील्ड को कितना टॉलरेट कर सकता है कोई भी मीडियम, दैट इज नॉन बाई यूजिंग देयर परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी को यूज करके हम ये बात फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ गई कि बायो सेवर्ट लॉ से हमको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो मिल गया, क्या मिल गया कि जो करंट एलिमेंट है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी करंट एलिमेंट इज गिवन एज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने ये भी पढ़ा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, तो अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इस फॉर्मूले का कोई ना कोई वेक्टर फॉर्म भी होगा। क्या होता है वेक्टर फॉर्म, तो पहले भी हमने आपसे बात करी है कि अगर आपको मैग्नीट्यूड मालूम है किसी वेक्टर क्वांटिटी का तो आप उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और यूनिट वेक्टर से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी में। तो यहां पर भी हम कुछ वैसा ही यूज करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हमको मालूम पड़ गया, केवल और केवल क्या मालूम करना है, वी हैव टू फाइंड इट्स वेक्टर फॉर्म। तो अब इस फॉर्मूले में देख लीजिए जब हम बात करेंगे डीबी वेक्टर की, तो डीबी वेक्टर इज इक्वल, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई वैसे डायरेक्शन होती है आई के पास, बट अकेला आई कैसा होता है, स्केलर। अब यहां पे देखो आर को आप वेक्टर ले सकते हो क्योंकि आर क्या था, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट था एलिमेंट और पॉइंट पी के बीच का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। दूसरा जब आप डीएल की बात करते हो करंट एलिमेंट की, तो आई डॉट डीएल जो होता है ये एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है क्योंकि डीएल आप करंट की डायरेक्शन में लेते हो, दैट मीन्स ये डीएल क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी। और जब ये वेक्टर बन गया तो आप इसको लिख सकते हो, आई तो आपका एज इट इज था वैसा ही रहेगा और ये हो जाएगा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक। अब इसमें देख लीजिए ये बन गया आपका। अब यहां पे बात वही है कि जब आप डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की बात करते हो तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर जैसे ही आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, डीएल इंटू आर साइन थीटा, तो एक आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और बचेगा आर स्क्वायर, तो ये उसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। लेकिन जब भी हम इसको अप्लाई करेंगे करना तो हमको मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही है, तो प्रॉब्लम इतनी लेनी नहीं है, हमको टेंशन इतनी लेनी नहीं है। अब बात ये आती है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये तो पढ़ लिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ मच दैट कैन वी फाइंड बाय यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ। अब इसी बायो सेवर्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसी बायो सेवर्ट लॉ को यूज करके हम अलग अलग टाइप के करंट कैरिंग सिस्टम या करंट कैरिंग सर्किट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे, क्लियर है। अब जब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की
तो इसके एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ, अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, ये वाला जो आपका है दैट इज नॉट इन सीबीएसई सिलेबस, ठीक है, ये सीबीएसई के एकेडमिक के सिलेबस में नहीं है। बट बात ये आती है कि अगर सिलेबस में नहीं है डेरिवेशन तो हम करा क्यों रहे हैं भाई। कराने का एक सिंपल सा मतलब है, कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी होते हैं जो इसके फॉर्मूले से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। दैट्स वाई वी विल टेक ए लुक ऑन दिस। हम एक छोटा सा लोग इसका देखेंगे और मतलब इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हम क्या करते हैं कि सपोज वी हैव ए वायर, हम एक वायर लेते हैं दैट इज ऑफ फाइनाइट लेंथ का। हम एक वायर लिया, हम लेंथ को इसमें स्पेसिफाई नहीं करेंगे कितना है। सपोज ये एक वायर है एंड द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस वायर इज आई। ठीक, करंट आई पास हो रहा है इस स्ट्रेट वायर में। हमको फाइंड क्या करना है? सपोज वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P दैट इज एट R डिस्टेंस, दैट इज एट कैपिटल R डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे एक पॉइंट है P जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम करते क्या है? हमको मालूम है कि पूरे वायर का हम एक बार में कर नहीं सकते। बायो सेवर्ट लॉ जो है वो किसके लिए है? एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो हम करते क्या है कि पहले हम इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं। लेट वी विल कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। हम इस वायर का एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है? dl है, एंड दैट इज एट l डिस्टेंस। इस पॉइंट से जहां से हमने डिस्टेंस मेजर करी थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? l डिस्टेंस नीचे है। हमने एक एलिमेंट ले लिया dl। अगर हम इस एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, सपोज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस एलिमेंट एट पॉइंट P अगर हमको फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम यहां से इसको ज्वाइन करते हैं। सपोज ये डिस्टेंस R है, ये एंगल कितना है? थीटा है। तो अगर हम पॉइंट P पे बात करते हैं, नाउ एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट dl। ये जो करंट एलिमेंट हमने dl लिया है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पॉइंट P पे? तो आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बायो सेवर्ट लॉ। क्या पढ़ा है आपने? dB इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई R स्क्वायर। अब यहां पे देखो, केवल एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड से तो काम होना नहीं है, हमको फाइंड किसका करना है? पूरे वायर का। तो अब पूरे वायर का जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो इसके लिए हम करते क्या है? इसके लिए सपोज हम ये एंगल मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है आपका? फाई है। कितना है ये एंगल? फाई है। अब अगर हम इस फाई के टर्म्स में यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज बहुत कॉमन सी समझ लीजिए। अगर इस ट्राइंगल में हम देखते हैं तो हमको क्या मालूम है? अभी हम उसकी भी बात करते हैं, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं इन डायग्राम। क्या हमने देखा है? अब यहाँ पे देख लीजिए, ये एंगल फाई है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है। ठीक, तो एक चीज याद रखिए कि इस डायग्राम में जब हम बात करेंगे तो ये जो आपका फाई होगा या जो थीटा होगा, तो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाई।
यानी कि अगर हम बात करते हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 5। यानी कि आपका यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि साइन थीटा इज इक्वल क्या हो गया, कॉस 5। ठीक, साइन थीटा इज इक्वल कॉस 5 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कॉस 5 रख सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे कॉस 5 रख सकते हैं तो अब देखो इसी फाई के टर्म्स में हम फाइंड कर लेंगे। फिर हम करते क्या है कि ये जो वायर है, अगर कंप्लीट वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो इसके लिए हम वायर के दोनों एंड को पॉइंट P से कनेक्ट करते हैं। इसको भी कनेक्ट किया और हम इसको भी कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए जब हमने दोनों एंड्स को कनेक्ट किया पॉइंट P से, इन दैट सिचुएशन जो एंगल्स बन रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल जो बन रहा है आपका, ये एंगल बन रहा है आपका फाई 1, और नीचे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है आपका फाई 2। लोअर एंड का एंगल कितना है फाई 2, अपर एंड का एंगल कितना है फाई 1। तो अगर हम इस कंप्लीट वायर की बात करते हैं, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट वायर। अब कंप्लीट वायर के मैग्नेटिक फील्ड की जब आप बात करोगे तो कितना हो जाएगा, B इज इक्वल, देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन। आपको मालूम है कि जब एलिमेंट आपको दिया जाता है और आप उस एलिमेंट से कंप्लीट के लिए बात करते हो तो इंटीग्रेशन यूज होता है। क्या हो जाएगा, B इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dB, और इंटीग्रेशन ऑफ dB का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू DL। साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉस 5 बाई आर स्क्वायर। और देखो लिमिट क्या होगी, अब इंटीग्रेशन की लिमिट होती है, नीचे का एंगल कितना है फाई 2, ऊपर का कितना है फाई 1, तो लिमिट हो जाएगी माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1, माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि अगर हम फाई की लिमिट लगा रखे हैं और ये कॉस फाई है तो इंटीग्रेशन डी फाई के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, बट यहां पे क्या दे रखा है डीएल। हम डीएल को हटाते हैं, डीएल को हटाते हैं। अगर डीएल को हम हटाएंगे तो डीएल को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डायग्राम में ही बात करते हैं, इन डायग्राम। ठीक है, क्या होगा डायग्राम में, यहां पे देखो जरा, अगर हम यहां से टेन फाई की बात करते हैं तो टेन फाई इज इक्वल क्या होगा, टेन फाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि L अपॉन बेस यानी कि R। टेन फाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो गया L, बेस कितना हो गया R, L बाई आर। यानी कि अगर हम यहां से बात करते हैं तो L इज इक्वल क्या हो जाएगा, R इंटू टेन फाई, R इंटू टेन फाई। ठीक, L इज इक्वल R इंटू टेन फाई हमको मिला। अब इसी को हम क्या कर लें, डिफरेंशिएट कर लें। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, नाउ जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dl बाई डी फाई इज इक्वल R कांस्टेंट हो गया, और टेन फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर फाई, क्योंकि टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो टेन फाई का सेक स्क्वायर फाई। यानी कि यहां से आपको मिल गया dl इज इक्वल R इंटू सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। एक तो ये आ गया। अब बचता ये है कि ये स्मॉल r तो हमने खुद से माना है, हमको केवल क्या दिया जाएगा, कैपिटल R दिया जाएगा। कैपिटल R कितना है, तो कैपिटल R की अगर आप वैल्यू फाइंड करते हो तो कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, वो भी समझ लीजिए एंड इन डायग्राम। क्या होगा, ये फाई आपको दे रखा है, तो अगर हम यहां से कॉस फाई की बात करते हैं, कॉस फाई इज इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस कितना है कैपिटल R, हाइपोटेनियस क्या है स्मॉल r, कॉस फाई इज इक्वल हो गया कैपिटल R बाई स्मॉल r। यानी कि स्मॉल r इज इक्वल R अपॉन कॉस फाई, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं,
r इंटू सेक फाई। ठीक, अब देखो हमें क्या क्या यूज करना है, हमें dl की वैल्यू यूज करनी है इसमें, और किसकी यूज करनी है, स्मॉल r की यूज करनी है। अगर हम ये सारी वैल्यूज इसमें यूज करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास है v इज इक्वल इंटीग्रेशन माइनस फाई टू से प्लस फाई वन लिमिट है, और ये क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की जगह हम क्या लिख चुके हैं पहले ही, कॉस फाई बाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, आई भी बाहर आ जाएगा, क्या रहेगा इंटीग्रेशन माइनस फाई टू से प्लस फाई वन। डीएल की वैल्यू क्या आई थी, डीएल की वैल्यू आई है आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई, तो आर सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ठीक, इंटू कॉस फाई ऑलरेडी है पहले से, अपॉन आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू क्या थी आर सेक फाई, आर स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, कुछ कैंसिल होता दिखा, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल और आर से इसका स्क्वायर कैंसिल, क्या बच रहा है हमारे पास v इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाहर था, इंटीग्रेशन माइनस फाई टू से प्लस फाई वन, और ये हमारे पास क्या बच रहा है कॉस फाई इंटू डी फाई बाई आर। अब यहां पे देखो आर कांस्टेंट है, बाहर आएगा, कॉस फाई इंटू डी फाई का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ये क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल आई अपॉन आर, बाहर आ गया, आर को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक, अब इंटीग्रेशन करना है कॉस फाई इंटू डी फाई का, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है कॉस फाई का साइन फाई, क्लियर, कॉस फाई का हो जाएगा आपका साइन फाई। अच्छा, लिमिट क्या है माइनस फाई टू से फाई वन, प्लेस करेंगे लिमिट तो ये क्या होगा b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। अब इसमें एक चीज और समझिए, लिमिट ओपन करते हैं तो पहले क्या रखते हैं फाइनल लिमिट, यानी कि साइन फाई वन माइनस इनिशियल लिमिट साइन माइनस का फाई टू। अब देखिए ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, देन वी विल गॉट b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इन ब्रैकेट साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ये जो आपके पास आ रहा है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये उसके लिए है। अब यहां पे देख लो, तो वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली किस पे आई आर और फाई वन फाई टू। फाई वन फाई टू क्या थे, यहाँ पे फाई वन और फाई टू क्या थे, जो वायर है वायर के अपर और लोअर एंड जो है उस पॉइंट पे जितना एंगल फॉर्म करते हैं ये उस एंगल की वैल्यूज हैं फाई वन और फाई टू। इन एंगल्स को यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो प्रोड्यूस्ड बाय ये करंट कैरिंग वायर। ठीक, तो ये तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, क्या आया है v इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इन ब्रैकेट साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। अब एक चीज यहां पे समझो, बहुत कॉमन सी बात, क्या हमको समझना है कि ये जो आपका फॉर्मूला हमारे पास आया है इस फॉर्मूले की जब हम बात करते हैं तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम कुछ स्पेशल केसेस हैं, इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। क्या क्या केसेस हैं हम उनकी बात करते हैं। पहला हमने अभी पढ़ा था
फॉर्मूला हमने पढ़ा है V इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और ये क्या है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक, अब यहां पे देखो केसेस में अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या केस हम इसके सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशंस नंबर 1 क्या होगा, नंबर 1 में अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन है ऑन एक्सिस ऑफ वायर, एक्सिस ऑफ वायर। अब देखिए वायर की एक्सिस पे फाइंड करना है। मान लीजिए आपको एक वायर दिया है, ये इस टाइप से एक, मान लीजिए वायर आपको दे दिया, ये एक वायर दिया है, आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इसी की एक्सिस पे। यहां पे एक पॉइंट P दे दिया। अब इस पॉइंट P पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है, इन दैट सिचुएशन अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, चाहे इधर हो चाहे पीछे हो, जब एक्सिस ऑफ वायर की आप बात करते हो तो इन दैट सिचुएशन फाई 1 इज इक्वल फाई 2 इज इक्वल कितना होगा 0, फाई 1 इज इक्वल फाई 2 इज इक्वल 0। या एक बात हम बात करते हैं, एक आपका कितना हो जाएगा, फाई 1 जो आपका होगा वो 0 डिग्री होगा, और जो फाई 2 होगा वो कितना हो जाएगा, एक होगा 0 डिग्री और एक होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब यहां पे अगर एक 0 एक 180 हो जाएगा, देन जब आप बात करोगे, देन जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और ब्रैकेट में क्या होगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब देखो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। दैट मीन्स जब हम बात करते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ वायर, तो B कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ऑन द एक्सिस ऑफ वायर, यानी कि वायर की एक्सिस पे जब हम बात करते हैं, किसके लिए, फॉर वायर। ठीक, तो पहला केस तो एक ये आ गया कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर या वायर की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0 रहेगा। अब बात करते हैं सेकंड, कि एक्सिस के अलावा कोई और कंडीशन, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं केस नंबर 2। सेकंड केस हम क्या लेते हैं, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अब देखिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का केस क्या होगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए जब आप बात करते हो तो देखो एक सिंपल सी बात समझना, ये वायर इतना था, ये पॉइंट P था, ठीक, ये आपने ज्वाइन किया, ये आपने ज्वाइन किया, ये एंगल फाई 1, नीचे वाला एंगल फाई 2। अगर आप वायर की लेंथ को बढ़ा देते हो तो क्या होगा, फाई 1 बढ़ेगा, और वायर आप इनफाइनाइटली लेंथ का ले लोगे, इनफाइनाइट लेंथ का, तो फाई 1 कितना हो जाएगा, दैट इज अबाउट 90, नियरली 90 डिग्री। ऐसे ही फाई 2 भी नियरली 90 डिग्री हो जाएगा, और जब ये लगभग 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे तो इन दैट केस वी कैन से फाई 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फाई 2 एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री हो जाएंगे, देन अब अगर ये 90 डिग्री हो गए हैं, देन आप क्या कर सकते हो, B इज इक्वल क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, ये क्या होगा साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बाई आर। ठीक, 2i बाई आर को अगर आप और कॉमन लिखना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, B इज इक्वल म्यू नॉट बाई, अब देखो इस 2 से ये कैंसिल करोगे तो म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर। ठीक, ये हो गया, इट इज द केस नंबर 2। ठीक, बेसिकली हमने जब बात की थी कि सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, लेकिन हमने फिर भी क्यों किया, क्योंकि हमें अलग अलग केसेस में ये फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं। एक्सिस ऑफ वायर का भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा,
तब फिर मन में ख्याल आएगा कि ये आए कहाँ से। ये वाला तो मान लो आगे एक टॉपिक हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, एक पढ़ेंगे आगे, वहां से इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का तो मिल जाएगा, बट एक्सिस वाला वहां से नहीं मिलता। तो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हम इसको कवर करते हुए चले हैं। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। एक केस और हम कंसीडर इसका करेंगे, केस 3। ठीक, अगर हम बात करते हैं नियर वन एंड ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के एक एंड के पास मान लीजिए आपको कोई वायर दे रखा है, ठीक है, कोई वायर दे रखा है इस टाइप से, ये वायर है, आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस वायर का नियर वन एंड, मान लीजिए आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ये पॉइंट P है। अब देखो इस पॉइंट P की जब आप बात करोगे तो इस पॉइंट P के लिए ये एक एंड के पास है, जब इसके लिए बात करोगे तो देखो ये तो एंगल एक तरफ से तो एंगल कितना होगा, 0 हो जाएगा, और दूसरे के लिए जब आप बात करोगे बहुत ज्यादा जब क्लोज होगा तो आप क्या कह सकते हो, फॉर दिस जो आपका फाई 1 होगा वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और जो फाई 2 होगा दैट इज अबाउट 90। यानी कि एक एंड के पास जब आप जाओगे तो एक एंगल 0 हो जाएगा और एक एंगल कितना हो जाएगा, लगभग 90 होगा। एग्जैक्ट 90 तो नहीं हुआ, एग्जैक्ट 90 कब होगा, जब इसकी लाइन पे आ जाएगा एंड में। ठीक, तो लगभग 90 डिग्री हो जाएगा, और जब ये 90 डिग्री हो जाएगा देन इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देन जो आपका बी होगा दैट मे बी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर, और ये क्या होगा साइन 90 या साइन 0 प्लस साइन 90। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर, क्योंकि 0 प्लस 1 इज इक्वल 1 होता है। क्लियर है, तो ये मिल गया हमको। अब बताओ इसमें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो ये तीनों केस हैं, और ये तीनों ही केस काफी इंपॉर्टेंट हैं जो हमको आगे याद रखने होंगे कि हम इनको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है, अब देख लीजिए ये तो हमको मिल गए, हमने मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात कर ली, करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का हमको ये फॉर्मूला मिलता है। बात ये भी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है, इन दैट कंडीशन इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, तो किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए बेसिकली हम दो लॉ यूज करते हैं। एक लॉ हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, एक हम यूज करते हैं मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। ये दोनों रूल्स आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़े हैं। क्या है ये रूल्स, देखते हैं वन बाय वन। पहला दिया है राइट हैंड थंब रूल। क्या है, इमेजिन दैट यू ग्रिप द स्ट्रेट कंडक्टर विद योर हैंड, राइट हैंड, with the thumb pointing in the direction of current, then the curled fingers point in the direction of the magnetic line of force। यानी कि ये एक वायर है, जिस वायर को आपने राइट हैंड में होल्ड कर रखा है, इस तरीके से होल्ड कर रखा है कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन किसकी है, करंट की है, उसी डायरेक्शन में आपने थंब कर रखा है। यानी कि ये है, इसमें करंट मान लीजिए ऊपर जा रहा है, हमने इसको ऐसे पकड़ लिया राइट हैंड में, थंब भी किधर है, ऊपर। अब देखिए फिंगर्स कर्ल की हुई है हमने इसके सराउंडिंग में, तो फिंगर्स के कर्ल होने की जो डायरेक्शन है यही किसको रिप्रेजेंट करेगी, इट विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। और आपको मालूम है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करते थे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। एनी इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस रूल को हम राइट हैंड ग्रिप रूल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइट हैंड ग्रिप रूल। यानी कि थंब अगर करंट की डायरेक्शन में है तो जो ग्रिपिंग होगी उंगलियों की, जो कर्लिंग होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी।
यानी कि इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कोसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में होगा। ठीक, इस टाइप से जो ग्रिपिंग होगी। एक रूल हम और यूज करते हैं, जिस रूल को हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल क्या है कि मान लीजिए आप स्क्रू ड्राइवर से किसी स्क्रू को टाइट करते हो, कसते हो, तो स्क्रू की जो डायरेक्शन है अगर वो करंट की डायरेक्शन में हो, स्क्रू की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में हो, ये किसकी डायरेक्शन हो, स्क्रू की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में हो, देन स्क्रू को जब हम टाइट करते हैं तो स्क्रू के रोटेशन की जो डायरेक्शन होगी, ये वाली जो डायरेक्शन होगी, दिस डायरेक्शन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्क्रू के रोटेशन की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, राइट हैंड ग्रिप रूल हम यूज कर सकते हैं, या राइट हैंड मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। क्या दिया है, इफ वी इमेजिन दैट द राइट हैंड स्क्रू इज रोटेटेड अलोंग द कंडक्टर, then the direction of forward movement of screw shows the direction of current, then the direction of rotation of thumb shows the direction of magnetic field। thumb की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, रोटेशन ऑफ स्क्रू। स्क्रू के रोटेशन की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगी, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो देखिए हमने राइट हैंड थंब रूल मतलब बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ा, बायो-सैवर्ट लॉ के अप्लाई करके हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की भी बात की। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। एक दो न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे और फिर हम मूव करेंगे आगे। तो एक दिया है हमारा, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग straight conductor carries a current of 100 ampere. At what distance from the conductor is the magnetic field caused by the current equals to? कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, तो देखो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, अभी जस्ट हमने पीछे क्या पढ़ा था, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर का V इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। ठीक, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, तो क्या हो जाएगा, आपने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर, या हम इसी को क्या लिखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई आर। क्या क्या गिवन है, करंट दिया है 100 एम्पियर। ठीक, एट व्हाट डिस्टेंस, यानी कि हमको आर फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इतना दे रखा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ तो हमको दे रखा है। V कितना है, 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है, 10 टू दी पावर -7 इंटू 2, I कितना है 100 एम्पियर डिवाइडेड बाई R। सॉल्व करेंगे जरा, सॉल्व अगर हम इसको करते हैं, R इधर आ जाएगा, इज इक्वल, इसको जरा देखिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर, 100 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा -5 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -4। ठीक, डिवाइड करेंगे तो R इज इक्वल 0.5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। ठीक, 5 इंटू 4 हो गया ये, और 10 टू दी पावर -4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर -1, यानी कि R इज इक्वल 0.4 मीटर। कितना आया, 0.4 मीटर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा जितना इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। क्लियर है। अब ये तो देख लो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि डायरेक्टली हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक,
प्रॉब्लम किस टाइप की न्यूमेरिकल्स में थोड़ी बहुत क्रिएट होती है, उसके लिए भी हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। एक कॉइल दी है, कैसी कॉइल है, स्क्वायर कॉइल है, कितना करंट है इसमें, 4 सेंटीमीटर साइड है, 5 एम्पियर का करंट है। अब देखिए ये हो गया, ठीक, ये हो गया, कितना करंट है, 5 एम्पियर का करंट है, और साइड इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4। अब यहां पे देखो, सेंटर पे अगर हम बात करते हैं तो एट द सेंटर, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम इन सबको ज्वाइन करेंगे, ठीक, कितना आएगा वो भी देखते हैं जरा। सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। ये हो गया क्लियर। अब यहां पे देखो सेंटर आ गया, इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए पहले तो हमारे पास ये डिस्टेंस होनी चाहिए, ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ये कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हो जाएगी, 2। तो सबकी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 इसकी है, 2 इसकी, 2 सबकी 2 2 सेंटीमीटर होगी। और एंगल्स की बात करते हैं तो ये एंगल कितना होगा, टोटल 90 डिग्री होता है सेंटर के लिए, ये 45, ये भी कितना 45, ये 45, ये भी कितना 45, ये 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45। अब यहां पे देखो स्क्वायर कॉइल है, इस स्क्वायर कॉइल का एक बार में तो आप फाइंड कर नहीं सकते, हम स्क्वायर कॉइल को 4 पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं चारों वायर के लिए। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं फॉर स्क्वायर, फॉर सेंटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, अगर हम बात करते हैं फॉर ईच वायर, फॉर ईच साइड, ईच साइड 4 साइड होती हैं, यानी कि 4 वायर हैं, हर वायर के लिए अगर हम बात करते हैं तो r इज इक्वल कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर, एंड फाई 1 इज इक्वल फाई 2, दैट इज इक्वल कितना आ रहा है, 45 डिग्री। अब यहां पे देखो हर वायर में करंट सेम है, हर वायर के लिए सेंटर से डिस्टेंस सेम है, हर वायर के लिए एंगल फाई 1 और फाई 2 सेम है। तो सबके लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एक ही बार में निकाल लें, क्योंकि कोई भी चीज अलग नहीं है, देन अगर हम बात करते हैं B1 इज इक्वल B2 इज इक्वल B3 इज इक्वल B4, दैट इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I बाई R, और ये क्या हो जाएगा, साइन 45 प्लस साइन 45। जब हम इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी ये वैल्यू, ये आएगी 10 टू दी पावर -7, तो ये हो गया, ठीक, 10 टू दी पावर -7। आई की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर है, R 2 सेंटीमीटर था तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, ठीक है, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर में हो गया। अब साइन 45 प्लस साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर ऊपर कम हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो 2/√2, ठीक, इस 2 से ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 5/√2 इंटू 10 टू दी पावर -5। ये तो आया इंडिविजुअल वायर्स के लिए, लेकिन हमको कॉइल के सेंटर पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब देखिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हम बात करें तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नाउ रिजल्टेंट फील्ड
फील्ड एट सेंटर कितना होगा, B वेक्टर इज इक्वल, आपने क्या पढ़ रखा है, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर प्लस B4 वेक्टर। अब यहां पे जरा डायरेक्शन देखो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते जब तक हम डायरेक्शन को ना देख लें। ध्यान से देखना, वायर में करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। राइट हैंड थंब रूल से अगर हम देखते हैं, ऐसे हम इसको पकड़ेंगे तो उंगलियां किधर जाएंगी, अंदर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, इनवर्ड। कैसा हो गया, इनवर्ड। नीचे वाले वायर का देखो जरा, नीचे वाले वायर में करंट इधर है, राइट हैंड थंब रूल से अगर हम देखते हैं तो थंब करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां किधर जा रही हैं, अंदर। इसका भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। इसमें जरा देखो, राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं तो उंगलियां देखो, थंब नीचे की तरफ, करंट नीचे, उंगलियां किधर जा रही हैं, अंदर। तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा, इनवर्ड। और इसका भी इनवर्ड, यानी कि चारों मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गए, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर। तो चारों के मैग्नेटिक फील्ड जब सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, देन वी कैन से V इज इक्वल 4B1। ठीक, क्योंकि चारों के मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, और जब सेम डायरेक्शन में है तो हम यहां पे नोट कर लेते हैं, ऑल हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक, 4B1 वैल्यू रख लो यहां पे, B1 की कितनी होगी, B इज इक्वल 4 इंटू 5/√2 इंटू 10 टू दी पावर -5। ठीक, इसको कैंसिल करेंगे तो इसको कैंसिल करने पे क्या आएगा, √2 से कैंसिल करेंगे तो 2√2, यानी कि B इज इक्वल 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10√2 इंटू 10 टू दी पावर -5, यानी कि इसी को अगर हम बात करें तो B इज इक्वल √2 इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। हो गया, ये देख लीजिए, ये हो गया स्क्वायर कॉइल के सेंटर पे। कौन सा हमने यूज किया है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का फॉर्मूला यूज किया है, सॉरी फाइनाइटली लॉन्ग वायर का फॉर्मूला यूज किया है, सॉल्व कर लिया। तो केवल और केवल करना क्या है कि क्वेश्चन कोई भी हो टफ नहीं होता, आपको हर क्वेश्चन में केवल कॉन्सेप्ट को बहुत सही से अप्लाई करना है और हम सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, हो गया क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए करंट ऑफ 1.0 एम्पियर फ्लोइंग इन ए साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। देखिए कुछ वैसा ही है जैसे इनमें सेंटर ऑफ स्क्वायर के पे किया था, वैसे ही सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पे करना है, केवल आपको सेंट्रॉइड की लेंथ फाइंड करनी है। क्लियर, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हम छोड़ रखते हैं, आज हम इतना ही। ये क्वेश्चन जो है ये आपको करना है, कर सकते हो, कॉन्सेप्ट अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़े तो ये आप कर पाओगे। ठीक, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उससे पहले, जाने से पहले एक बात और, जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं या जो भी आप पढ़ रहे हो, इन सब के जो क्लास नोट्स हैं वो दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स या जो प्रैक्टिस शीट होगी वो चैप्टर के लास्ट वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।